आज का जो सेशन है, जो भी यूपी टेट एसएसटी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये सभी प्रश्न यूपी बोर्ड में जो क्लास 6, 7 और 8 में हिस्ट्री का बुक लगा है, इतिहास का, जिसका नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, उन सभी तीनों किताब से, यानी क्लास 6, 7, 8 के हिस्ट्री के किताब से चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न लिए गए हैं। आपका 6, 7, 8 का बुक कंप्लीट हो जाएगा, जो भी इतिहास का है। ठीक है ना? तो ऐसे ही आज हिस्ट्री आ रहा है, कल ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, फिर आपका योग आएगा, कृषि विज्ञान आएगा। जो भी आपके सिलेबस में है, हर रोज़ एक मैराथन दे करके इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। अभी तक आपने अगर कोई तैयारी नहीं किया है या रिवीजन कर रहे हैं, तो ये आपका अंतिम रिवीजन होगा। आइए शुरू करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, इसको इग्नोर मत करिए, शुरू से लास्ट तक देखिए और अपना फिर फीडबैक हमें दीजिए कि कैसा आपको क्लास लग रहा है, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए या रोक देना चाहिए। देखिए मेरे भाई, शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न के साथ, और पहला प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है, एक क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। ऐसे ही क्रम से 6 का है, फिर 7 का है, फिर 8 का है। ठीक है? प्रश्न है कि वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वह क्या कहलाता है? बताइए। फटाफट से आप आंसर देते जाइए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही होगा या इस तरह से आप बताते चले। देखिए मेरे भाई, अगर हम सही विकल्प की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सही विकल्प जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी प्राक ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल। देखिए मेरे भाई, है क्या, जिसके ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और पढ़े जा चुके हैं, उन्हें ऐतिहासिक काल कहते हैं। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। वहीं अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल, तो लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें आपके आधुनिक काल, तो इतिहास का सबसे नया और वर्तमान समय से जुड़ा भाग है, वो है आधुनिक काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में मानव अपने लेखों को निम्नलिखित में से किस पर नहीं लिखता था? तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी कागज़ के पन्नों पर। मेरे भाई, ताड़पत्र और भोजपत्र पे लिखते थे। ध्यान रखिए, प्राचीन काल में पत्ते और छालों पर लिखने का मुख्य साधन था। ठीक है ना? तांबे और पत्रों पर राजा के आदेश और दानपत्र उकेरे जाते थे, जिसे ताम्रपत्र कहा जाता था। ठीक है? पत्थरों और पिलर्स पर राजा अपने संदेश लिखवाते थे, जिन्हें शिलालेख कहा जाता था। ठीक है? और कागज का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए कागज आपका विकल्प ठीक था। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का रुमिनदेई अभिलेख आधुनिक समय में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए मेरे भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी लुम्बिनी, नेपाल से। ध्यान रखिएगा, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है ना? जो कहाँ है? वाराणसी के पास है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, तो ध्यान रखिएगा, यह मौर्य साम्राज्य की विशाल मुख्य प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी। अगर वहीं हम बात करें मेरे भाई तक्षशिला की, तो ध्यान रखिए, यह प्राचीन काल का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो आपका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें अशोक के रुमिनदेई जो अभिलेख है, उसके अनुसार उसने उपज का कितना भाग टैक्स के रूप में लेने की घोषणा की थी? बताइए। अशोक के रुमनदेई अभिलेख के अनुसार उसने उपज का कितना भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की थी मेरे भाई? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वह आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ग, यानी 8वां भाग, 1/8 भाग जो है वो कर के रूप में लेने की घोषणा हुई थी। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से किस प्राचीन लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है? बताइए। देवनागरी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्ठी या चित्रात्मक लिपि? तो देखिए, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी ब्राह्मी लिपि। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का ज़्यादा प्रयोग हुआ है मेरे भाई। वहीं खरोष्ठी लिपि की अगर हम बात करें तो खरोष्ठी लिपि क्या है?
तो ध्यान रखिए इसका ज़्यादातर प्रयोग अशोक के कुछ अभिलेखों में ही मिलता है, जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत में, जैसे कि पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पे खरोष्ठी लिपि के कुछ अभिलेख मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है जिससे तत्कालीन मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है? तो बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क यानी कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और राज्य के महामंत्री थे, ठीक है ना। इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी को संभाला था। ये बात आपको ध्यान रखना है। वही अगर हम बात करें मेरे भाई कल्हड़ की, तो ध्यान रखिएगा कल्हड़ आप सभी जानते हैं राजतरंगड़ी के लेखक हैं। राजतरंगड़ी इनकी मुख्य रचना है जो मुख्य रूप से आपके कश्मीर क्षेत्र से संबंधित इतिहास का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। अगर वहीं हम बात करें भाई मेरे मेगास्थनीज की, तो ध्यान रखिए मेरे भाई अगर हम बात कर रहे हैं मेगास्थनीज की, तो यह यूनानी राजदूत था जिसने मौर्य भारत पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और अगर वेद व्यास की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि वेदों को व्यवस्थित रूप देने और वेद की रचना करने के नाम से उन्हें जाना जाता है, इसलिए उनका नाम वेद व्यास है। और महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथों का उन्होंने रचना किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें अगर, तो अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, और आप बताइएगा कि राजतरंगड़ी नामक पुस्तक से किस क्षेत्र के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? तो अभी आपने जाना मेरे भाई कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विकल्प ख सही है आपका। अगला प्रश्न है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो मेरे भाई अभी आपको बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका। ध्यान रखिएगा मेरे भाई इंडिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। वहीं अगर हम बात करें हर्षवर्धन और हर्षचरित की, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई हर्षचरित हर्षवर्धन के ही एक दरबारी कवि थे, नाम था बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो प्रयाग प्रशस्ति इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। ध्यान रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति इसकी रचना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त के ही एक दरबारी कवि थे हरिशेन, उन्होंने की थी। अगर हम गुप्त काल की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल में मुख्य रूप से चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। तो आप ये महत्वपूर्ण सेशन है, लाइक शेयर करते रहिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा सेशन समाप्ति के बाद। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था मेरे भाई? तो अभी आपने पढ़ा कि जो फाहियान था वो किस काल में भारत आया था? तो वह गुप्त काल में आया था। विकल्प ख सही है। देखिए मेरे भाई अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो इस काल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। अगर वहीं हम बात करें वर्धन काल की, तो ध्यान रखिएगा महान चीनी यात्री वैनसांग राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो वर्धन काल की बात है तो राजा हर्षवर्धन के समय कौन आया था? तो वैनसांग भारत आया था। वहीं राजपूत काल की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो मध्यकालीन चरण में कई अरब यात्री आए और अल बरूनी जैसे विद्वान भारत आए थे उस समय। तो अल बरूनी को याद रखिएगा राजपूत काल से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चीनी यात्री वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था मेरे भाई। ध्यान रखिएगा अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगर कनिष्क की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी और बौद्ध धर्म का विदेश में प्रचार हुआ था। वहीं मेरे भाई अगर समुद्रगुप्त की हम बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनके समय कोई प्रमुख चीनी यात्री नहीं आया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बस इनको ये याद रखना है कि इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान रखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी महाभारत, ठीक है ना। देखिए बात अगर रामायण की करें तो इसे आदि काव्य कहा जाता है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और इंडिका की अगर हम बात करें तो मेरे भाई अभी आपने जाना कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं जो एक यूनानी राजदूत था। अगर वहीं हम बात करें महाभारत की मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, इसलिए इसका लक्ष्य सहस्त्री संहिता भी इसे कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता नाम है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई।
जय संहिता इसका एक और नाम है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वहीं हम बात करें मेरे भाई राजतरंगिणी की, तो ध्यान रखिएगा, यह कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई कल्हड़ की एक ऐतिहासिक पुस्तक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि इतिहास का वह काल जिसके विषय में लिखित एवं मुद्रित सामग्री तो उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, वह क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन ग सही है हमारा। ध्यान रखिए, अभी हमने इस पे चर्चा किया था क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसलिए हम ज़्यादा इस पे चर्चा न करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास में पाषाण काल को पत्थरों और औजारों और जलवायु परिवर्तन के आधार पर कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे, तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, और आइए, प्रश्न ये है कि पूरा पाषाण काल आदि मानव का जीवन, पूरा पाषाण काल में आदि मानव का जीवन पूरी तरह से किस पर निर्भर था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको बताना है सही विकल्प। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। शिकार और वन्य फल फूल संग्रहण पे निर्भर था, इसीलिए पूरा पाषाण काल में आदि मानव को खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, कृषि और पशुपालन पर इस प्रकार का सुव्यवस्थित जो जीवन था ना, वह नव पाषाण काल में शुरू हुआ था, ठीक है ना। चलिए, शिकार और वन फल फूल संग्रहण करने के कारण इन्हें खाद्य संग्राहक और शिकारी कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन बनाने की अगर हम बात करें तो चाक पर बर्तन बनाने की कला का विकास भी नव पाषाण काल में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, और व्यापार और धातु उद्योग की अगर हम बात करें तो यह विशेषता सिंधु घाटी जैसी कांस्य युगीन सभ्यताओं की देन है। तो सवाल पूछा जाएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूरा पाषाण काल के अंत में मानव द्वारा की गई सबसे महान और महत्वपूर्ण खोज निम्नलिखित में से कौन सी थी, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी आग की खोज। पूरा पाषाण काल के अंत में मानव द्वारा आग की खोज एक महत्वपूर्ण घटना है, ध्यान रखेंगे। देखिए मेरे भाई, इसको बहुत आराम से समझिए। अगर हम बात करें पहिए के निर्माण की, तो यह मानव इतिहास की बड़ी खोज है जो नव पाषाण काल में हुई थी। बड़ी खोज है, लेकिन कब हुई थी, नव पाषाण काल में। और तांबे के प्रयोग की अगर हम बात करें तो यह पाषाण युग के बिल्कुल अंत में, यानी ताम्र पाषाण काल में शुरू हुआ था, ठीक है ना। ताम्र पाषाण काल में ये शुरू हुआ था तांबे का प्रयोग, ठीक है। वहीं अगर हम वस्त्रों की बुनाई की बात करें तो कपास उगाने और कपड़े बुनने की जो कला है मेरे भाई, वह नव पाषाण काल में विकसित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य पाषाण काल में छोटे, नुकीले और कुशल पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे, जिन्हें इतिहास में क्या कहा जाता था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था, विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेगालिथ किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत में कब्रों के चारों ओर लगाए जाने वाले बड़े पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें मेरे भाई नियोलिथ की, तो यह नवपाषाण काल के उन्नत और जो पॉलिशदार औजार होते थे, उन्हें नियोलिथ कहा जाता था। और हस्त कुठार क्या था, तो हाथ से पकड़ा जाने वाला एक भारी पत्थर का कुल्हाड़ी था, जिसे हस्त कुठार कहा जाता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको ये बताना है कि नव पाषाण काल में मानव ने खेती के साथ साथ पशुपालन भी शुरू किया। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कुत्ता था। अगर हम बात गाय की करें तो यह वैदिक काल में गाय सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना। बैल की बात करें तो यह जब खेती की शुरुआत हुआ उस समय बैल महत्वपूर्ण था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। मानव इतिहास में पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, जिसने परिवहन और मिट्टी के बर्तन चाक बनाने की कला को आसान कर दिया। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 है
देखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ग है, यानी नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है। ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस काल में मानव घुमंतु था और भारी औजारों या पहिए से अपरिचित था, उसको नहीं मालूम था। अगर हम बात करें मेरे भाई मध्य पाषाण काल की, तो ध्यान रखिएगा इस काल में तीर कमान जैसे छोटे औजार बने, पर पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। वहीं ताम्र पाषाण की बात करें मेरे भाई, तो यह पहिए के आविष्कार के बाद का काल है जब तांबे धातु का उपयोग होने लगा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि गेहूं और जौ के साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है। ध्यान रखिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए थे गेहूं और जौ के साक्ष्य। अगर हम बुर्जहोम की बात करें तो यह कश्मीर में है मेरे भाई। यहाँ होता क्या है, इसे गर्तवास कहा जाता है, गड्ढा खोद करके, ठीक है ना, और गर्तवास इसे कहते हैं। इसमें क्या था कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे बुर्जहोम कश्मीर में। और वहीं चिरांद की बात करें जो कि कहाँ है मेरे भाई, बिहार में, तो यह नवपाषाण स्थल है जहाँ से भारी मात्रा में हड्डी और औजार मिले थे। वहीं भीमबेटका की बात करें, यह मध्य प्रदेश में है। यह आदि मानव द्वारा बनाई गई गुफा शैल चित्रकारी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध स्थान है जहां से प्राचीन काल में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? बताइए। तो ध्यान रखिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी कोल्डीवा। ठीक है ना। कोल्डीवा प्रयागराज यूपी में है। बेलन नदी घाटी का वह स्थान जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। वहीं महादहा की अगर हम बात करें तो यह प्रतापगढ़ में है और यह मध्य पाषाण काल का स्थल है जहाँ से हड्डी के आभूषण और समाधियाँ मिली हैं। वहीं बात करें अगर सराय नाहर राय की, तो यह यूपी का मध्य पाषाण स्थल है जहाँ से मानवीय आक्रमण और युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वहीं अंतरजी खेड़ा की बात करें तो यह एटा में है जो उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान कश्मीर में स्थित बुर्जहोम नामक पुरास्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है जो पुरातत्वविदों को मिली है? क्वेश्चन नंबर 21। तो ध्यान रखिए विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी गर्तवास, जमीन के अंदर बने गड्ढे का घर। ठीक है ना। देखिए समझिए इसको। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, पक्की ईंटों के 2 मंजिले मकान, तो मेरे भाई यह विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के मैदानी शहरों की है, जैसे कि हड़प्पा आदि की। गर्तवास की बात करें तो यह जमीन के अंदर बने गड्ढा वाला घर है। जब कश्मीर की ठंड से बचने के लिए बुर्जहोम के लोग जमीन में गड्ढे बनाकर रहते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। वहीं विशाल स्नानगार की बात करें तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानगार। वहीं पत्थरों के ऊंचे बांध की बात करें तो यह जल संरक्षण के लिए धौलावीरा यानी गुजरात में जलाशय और बांध मिले हैं, तो इससे संबंधित ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, पाषाण युग के अंत में पत्थरों के साथ साथ धातुओं का प्रयोग शुरू हुआ। मानव द्वारा खोजी और प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ध्यान रखिए, कहाँ गया जी, हाँ, ऑप्शन नंबर ख सही जवाब हो जाएगा, तांबा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका कितना चल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प है मेरे भाई वह ख हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, लोहा की बात करें तो इस धातु की खोज बहुत बाद में होती है, उत्तर वैदिक काल में। तांबा हमने आपको बता ही दिया कि पाषाण युग के बाद मानव द्वारा खोजी और प्रयोग की गई सबसे पहली धातु थी तांबा। वहीं कांसे की बात करें तो तांबे और टीन को मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु है जिसका प्रयोग सिंधु सभ्यता में हुआ था। वहीं सोने की बात करें मेरे भाई तो यह एक बहुमूल्य धातु है जिसका प्रयोग आभूषण के लिए काफ़ी बाद के कालों में शुरू हुआ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विश्व का प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की पहली नगरीय क्रांति माना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ख, यानी 1921 में। ध्यान रखेंगे मेरे भाई,
देखिए, सबसे पहले ऑप्शन की बात करें 1915 की, तो इस समय भारत में पुरातत्व विभाग सक्रिय था, पर सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में राय बहादुर दयाराम सहानी नामक व्यक्ति इस वर्ष हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। उस समय रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई हो रहा था, उसी में हड़प्पा सभ्यता मिला था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था जिसके नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ध्यान रखिए, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखिए मेरे भाई, है क्या, इसको बहुत आराम से समझिए। मोहनजोदड़ो यह 1922 में खोजा गया सिंधु सभ्यता का दूसरा और सबसे बड़ा शहर था। अगर लोथल की बात करें मेरे भाई, तो यह गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध गोंदीवाड़ा या गोदी बंदरगाह शहर था। वहीं हड़प्पा 1921 में सबसे पहले खोजे जाने के कारण पूरी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वहीं कालीबंगा की बात करें मेरे भाई, तो राजस्थान का यह स्थल काली चूड़ियों और जुते हुए खेतों के साक्ष्य के लिए ये प्रसिद्ध है। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य और काली चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं। ठीक है ना? आगे अगले प्रश्न की तरफ चढ़े, तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा नामक ऐतिहासिक पुरास्थल की खुदाई 1921 में किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? बताइए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, यानी दयाराम सहानी। ध्यान रखिएगा, कौन? दयाराम सहानी। मेरे भाई, कुछ महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखिए। अगर हम बात करें रखालदास बनर्जी की, तो मेरे भाई उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक ऐतिहासिक स्थल की खुदाई की। किसकी? मोहनजोदड़ो। ठीक है। दयाराम सहानी 1921 में पुरातत्व महानिदेशक के तहत हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किया इन्होंने। वहीं सर जॉन मार्शल की बात करें तो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के महानिदेशक थे। ठीक है ना? वहीं एक कनिंघम की बात करें तो इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। एक कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, जिन्होंने 19वीं सदी में हड़प्पा का दौरा किया था। ठीक है ना? देखिए मेरे भाई, प्रश्न है अगला कि विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की पहली नगरीय क्रांति माना जाता है। इसकी खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल ये है कि विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसमें एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की पहली नगरीय क्रांति या पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। अब आपको ये बताना है कि इसकी खोज किस वर्ष हुई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ख, यानी वर्ष 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर वर्ष 1915 की हम चर्चा करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, इस समय भारत में पुरातात्विक विभाग सक्रिय नहीं था, इसलिए इस तरह की कोई भी खोज नहीं हुई थी। ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहद महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था जिसके नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है? तो मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी हड़प्पा। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, सबसे पहला जो शहर खोजा गया था उसका नाम था मेरे भाई हड़प्पा। ठीक है ना? अगर इसके बारे में चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा 1921 में मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, वर्ष याद रखिएगा, 1921 में सबसे पहले इसे खोजे जाने के कारण पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अगर हम बात करें मेरे भाई मोहनजोदड़ो की, तो ध्यान रखिएगा 1922 में इसे खोजा गया था। ठीक है ना? यह सिंधु सभ्यता का दूसरा और सबसे बड़ा मुख्य शहर था मोहनजोदड़ो। कब? 1922 में मेरे भाई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें लोथल की, तो ध्यान रखिएगा, यह गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध गोंदीवाड़ा या गोंदी बंदरगाह कह सकते हैं, गोंदी बंदरगाह शहर था यहाँ पे मेरे भाई लोथल में, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है लोथल कहाँ है, तो मेरे भाई गुजरात में है।
ठीक है ना। ये गोंदीवाड़ा या गोदी बंदरगाह वहाँ पे था इस शहर में, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम कालीबंगा की बात करें मेरे भाई तो यह राजस्थान में स्थित है। और ध्यान रखिएगा यहाँ काली चूड़िया और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा जाए जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? तो मेरे भाई कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ? तो राजस्थान में। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा नामक ऐतिहासिक पुरास्थल की खुदाई जो 1921 में हुई उसके यह किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? अब आपको बताना है कि जो हड़प्पा खुदाई का या हड़प्पा पुरास्थल की जो खुदाई वर्ष 1921 में होती है, यह किसके नेतृत्व में हो रही थी मेरे भाई? तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दयाराम साहनी। विकल्प ख सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी। अभी आपने पढ़ा था कि 1921 में इसकी खुदाई होती है और इसका मिलने का जो शुरुआत है 1921 में हुआ और इसके यह दयाराम साहनी के नेतृत्व में यह कार्य हो रहा था। अगर हम बात करें रखालदास बनर्जी की तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा 1922 में मोहनजोदड़ो नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की खुदाई रखालदास बनर्जी के यानी रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की पता की। और ठीक है ना, तो रखालदास बनर्जी का संबंध किससे है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई करके और वहाँ उन्होंने पता किया कि हाँ मोहनजोदड़ो है। कब? 1922 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता किसकी देन है, किसकी खोज है? दयाराम साहनी की। अगर हम बात करें सर जॉन मार्शल की तो मेरे भाई ये ध्यान रखिएगा कि 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के यह महानिदेशक थे। अगर हम वहीं बात करें एक कनिंघम की तो इनके बारे में आप एक बात याद रखिएगा कि इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। तो पुरास्थल की खोज 1922 में किसने की थी? तो अभी आपने पढ़ा कि रखालदास बनर्जी ने। ध्यान रखिएगा किसने की थी मेरे भाई? रखालदास बनर्जी ने की थी। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें यज्ञदत्त शर्मा की तो ध्यान रखिएगा इनसे संबंधित, यज्ञदत्त शर्मा से संबंधित, कि इन्होंने आज़ादी के बाद पंजाब में स्थित रोपण नामक सिंधु स्थल की खुदाई करवाई थी। किसकी? रोपण नामक सिंधु स्थल। वहीं अगर हम रंगनाथ राव की बात करें मेरे भाई तो इन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध बंदरगाह शहर जो लोथल है उसकी खुदाई का नेतृत्व तो इन्होंने किया था, लोथल का। अगर गोपाल मजमुदार की बात करें मेरे भाई तो इन्होंने सिंधु सभ्यता के औद्योगिक केंद्र जिसे चनहुदड़ो कहते हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित था, इसकी खोज इन्होंने की। गोपाल मजमुदार ने किसकी खोज की? चनहुदड़ो की। और वहीं रंगनाथ राव ने किसकी की? तो लोथल की। यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की? तो रोपण की। और रखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की? तो मोहनजोदड़ो की। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा अनोखा नगर है जहां एक विशाल स्नानगार और अनाज रखने के लिए विशाल अन्नागार मिला है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको बताना है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी वह स्थान क्या था? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। अगर हम लोथल की बात करें तो आपने अभी पढ़ा था कि यहाँ गोंदीवाड़ा बंदरगाह था और फारस की मुहरें यहाँ मिली थी। ये भी आप नोट करिएगा, लोथल में फारस की मुहरें मिली थी। अगर वहीं हम बात करें रोपण की मेरे भाई तो रोपण के संबंध में आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यह पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो ये कि यह पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और इसके बारे में एक और अगर हम बात आपको बताएं तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपण से। अगर बनवाली की बात करें मेरे भाई तो बनवाली के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह हरियाणा में है और यहाँ से मिट्टी का बना हुआ खिलौना और हल प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। लोथल गोंदीवाड़ा बंदरगाह है और फारस की मुहरें मिली हैं। रोपण तो यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो तो स्नानगार और अन्नागार दो चीज़ यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर वहीं हम बात करें मेरे भाई बनवाली की तो हमने आपको बताया कि यह हरियाणा में है और यहाँ से मिट्टी के खिलौने और हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विशेषता निम्न में से कौन सी थी? बताइए, इनमें से कौन सी विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की? क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको बताना है।
तो देखिए मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी यहाँ। मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये ग्रिड पद्धति है। और यहाँ नालियाँ ढकी हुई मिलती थी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई अगर हम बात करें ऊंचे पहाड़ों पर बने महल की, तो ये ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो समतलीय सभ्यता थी, ना कि पहाड़ी पे बसने वाली सभ्यता। यह नदी के किनारे समतल सभ्यता थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह गोंदीवाड़ा कहाँ स्थित था, जहाँ से विदेशों के साथ व्यापार होता था। तो मेरे भाई आपने अभी जाना कि इसका सही विकल्प है लोथल, गुजरात में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे, अर्थात उन्हें ज्ञान नहीं था इस धातु के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये पूछा गया प्रश्न है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मेरे भाई लोहा, विकल्प घ सही है। ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे मेरे भाई। अच्छा, अगर हम तांबे की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि यह मानव की पहली धातु है, पहली खोज है, ठीक है ना, तांबा। अच्छा, हड़प्पा के लोग इसकी प्रचुरता से उपयोग करते थे। और वहीं कांसे की बात करें मेरे भाई, तो हमने आपको बताया था कि तांबे और टीन को मिला करके हड़प्पा वासियों ने कांसा बनाया, जिससे इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। वहीं अगर हम सोने की बात करें तो आभूषण मोहनजोदड़ो और अन्य खुदाई स्थल से हमें प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि सोने से भी परिचित थे, सोने के गहने वगैरह मिले हैं, लेकिन मेरे भाई लोहे से परिचित नहीं थे। तो विकल्प घ आपका सही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता में कांस्य नर्तकी यानी कांसे की बनी नाचती हुई लड़की की मूर्ति किस प्रसिद्ध स्थान से प्राप्त हुई है। 4 विकल्प आपके सामने है, चारों देखिए और सही विकल्प का चयन करिए और बताइए कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए मेरे भाई इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी मोहनजोदड़ो से। इसको समझिए, देखिए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई हड़प्पा की, तो हमने आपसे कहा था कि यहाँ अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अच्छा, यहाँ शमशान भी प्राप्त हुए हैं, भी ध्यान रखिएगा। और बलुआ पत्थर की मानव मूर्तियाँ मिली हैं, बलुआ पत्थर की मानव मूर्तियाँ मिली हैं। वहीं मोहनजोदड़ो इस शहर में लुप्त मोम विधि से बनी, ध्यान रखिएगा, लुप्त मोम विधि से बनी थी। क्या? कांस्य नर्तकी की मूर्ति लुप्त मोम विधि से बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं चनहुदड़ो की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मनके बनाने और लिपस्टिक जैसी सौंदर्य सामग्रियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। मनका मिला है, लिपस्टिक जैसे मतलब जो सौंदर्य के लिए इस्तेमाल होता है ऐसी वस्तुएं मिली हैं। मतलब वहाँ भी पूरा ध्यान रखा जाता था सजावट का। अगर हम धौलावीरा की बात करें मेरे भाई, तो यह गुजरात का नगर है, जहाँ आप सभी जानते हैं कि धौलावीरा के बारे में कि यहाँ की जल प्रणाली बेहद खूबसूरत, बहुत बेहतरीन थी। और यहाँ की जो नगरें थी वो 3 भागों में बटी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, जो ही हिंडन नदी के किनारे स्थित है, बताइए कौन सा स्थल है मेरे भाई। पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो आप देखेंगे आलमगीरपुर है जो मेरठ में है, विकल्प डी सही है, यानी घ सही है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अगर मांडा की बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा मांडा से संबंधित कि यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। अगर हम ऐसे बात करें उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की, तो यह सबसे उत्तरी सभ्यता है सिंधु घाटी की मांडा, ठीक है ना। अगर हम दैमाबाद की बात करें मेरे भाई, तो यह महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर जो बिंदु स्थित है वह है मांडा। दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। वहीं अगर हम बात करें सुतकांगेडोर की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा यह बलूचिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे, ठीक है ना।
और यह सभ्यता का सबसे पश्चिम किनारा है, पश्चिमतम बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पूर्वी अगर हम बात करें तो आपका वही आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो पूर्वी। ध्यान रखेंगे मांडा कहाँ है, सबसे उत्तर बिंदु है सिंधु सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। दैमाबाद सबसे दक्षिणतम बिंदु है, महाराष्ट्र में स्थित है। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है। और वहीं सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। चारों बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जिससे वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वेद विद ज्ञाने धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। विकल्प ख सही है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वह हो जाएगा ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। अगर वेदत्रयी की बात होगी तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वेदत्रयी में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, और सबसे नवीन वेद है वो है अथर्ववेद, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई, अगर हम बात कर रहे हैं आपके ऋग्वेद की, तो आपको एक बात याद रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। मानव इतिहास का और भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है ना। अच्छा, यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से यज्ञ और नियमों की विधियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्र हैं जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में, दोनों शैली में है। वहीं सामवेद की बात करें तो यह संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही गाए जाने के लिए लिए गए हैं। वहीं अथर्ववेद की बात करें मेरे भाई तो यह तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधि से संबंधित और सामाजिक नियमों का वर्णन इसमें है। और ऋग्वेद की हम बात करें तो ध्यान रखिए, यह देवताओं की स्तुति इसमें की गई है, ठीक है ना। ये 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, और आपको ध्यान रखना है कि इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी तृतीय मंडल। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर प्रथम मंडल की बात करें मेरे भाई तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद एक बाद में जोड़ा गया यह मंडल है। मतलब प्रथम मंडल जो है ना, यह ऋग्वेद का एक बाद में जोड़ा गया मंडल है, जिसमें विभिन्न ऋषियों के सूक्त हैं। लेकिन हम तृतीय मंडल की अगर बात कर रहे थे, जिससे संबंधित प्रश्न है मेरे भाई, तो महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित है यह। और इस मंडल में भगवान सूर्य देवता यानी सविता को समर्पित यह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। अगर वहीं सातवें मंडल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सातवें मंडल में राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच प्रसिद्ध दशराज्य यज्ञ के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। जो सातवां मंडल है उसमें राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच जो प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। वहीं 10वें मंडल की बात करें मेरे भाई तो 10वें मंडल, इसमें प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध सूक्त है पुरुष सूक्त। सवाल पूछा जाए पुरुष सूक्त का उल्लेख किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। अच्छा, इसमें पहली बार समाज के चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। सवाल पूछा जाए कि किस वेद में पहली बार चारों वर्णों का वर्णन मिलता है, तो वह है ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबकी उत्पत्ति मिलती है। उसी में पुरुष सूक्त का एक मंत्र है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्यः उरु तदस्य जदवैश्य, ऐसा एक मंत्र करके है पुरुष सूक्त का, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के राजनैतिक संगठनों के आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम का सही विकल्प कौन सा होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सबसे पहले कुल होता था जिसे परिवार कहा जाता था, फिर ग्राम होता था, फिर विश्व होता था, फिर जन होता था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न देखें फिर विकल्प देखते हैं। वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं सभा और समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभा और समिति के संबंध में आपको बताना है सही कथन कौन सा होगा, बताइए।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ख, यानी सभा चुने हुए कुछ प्रतिष्ठित लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनसंघ था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में समाज में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गया? बताइए। प्रश्न संख्या 38 है। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, यानी कर्म और व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। धन और संपत्ति की अगर बात करें तो वैदिक समाज मुख्य रूप से कबीलाई और समतावादी था, इसलिए यहाँ धन वर्ण का आधार नहीं था। वो सही जो विकल्प है वो यही है कि कर्म और व्यवसाय के आधार पे ऋग्वेदों में वर्ण व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मण जो ज्ञान दे, क्षत्रिय जो लोगों की रक्षा करे, वैश्य जो व्यापार को देखे, और शूद्र जो सेवा भाव से कर्म करे। इस तरह का वर्ण व्यवस्था आपके ऋग्वेद में था। यानी जो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है, वो ब्राह्मण वर्ण कहलाता था, चाहे जिस भी जाति से हो। जो लोगों की रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय होता था, चाहे जिस भी, मतलब जाति आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म और व्यापार आधारित वर्ण व्यवस्था थी। यदि आप व्यापारी हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप वैश्य हैं। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो आप शूद्र वर्ण में, मतलब इस तरह से वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पे, ना कि जाति के आधार पे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैदिक काल में शिक्षा और समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत कथन है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 39 और बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी इस काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को शिक्षा का बहुत अधिकार प्राप्त था, मतलब महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, जिसमें आपने गार्गी को पढ़ा। बहुत सारी विदुषी थीं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी आपके अभी क्लास 6 के किताब से चल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़े से आसान लग रहे होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, प्रश्नों का स्तर बढ़ते जाएगा। प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने जीवन में बड़ा बदलाव किया। लोहे के औजारों के कारण किस क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी प्रगति हुई? वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग और वन कटाई में, समुद्री व्यापार में, मिट्टी के बर्तन बनाने में? बताइए। तो ध्यान रखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कृषि और वन की कटाई में बहुत तेजी से क्रांति आया। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जय हो, यह किस उपनिषद से लिया गया है, आपको बताना है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। ठीक है ना। सही विकल्प ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अगर हम वहीं बात करें कठोपनिषद की, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें यम और नचिकेता के बीच आत्मा और मृत्यु का वर्णन दिया गया है। यम और नचिकेता का संवाद है। वहीं छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें भगवान कृष्ण के बचपन का उल्लेख है। ठीक है ना, जिसमें सत्यकाम और जबाल की कथा है। मांडुकोपनिषद आपने समझ ही लिया। बृहदारण्यक उपनिषद की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा बृहदारण्यक उपनिषद के संबंध में, जिसमें इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे उत्तर भारत को 16 बड़े राज्यों में विभाजित किया गया था। इन राज्यों को इतिहास में क्या कहा जाता था? महासाम्राज्य, महाजनपद, गणराज्य या फिर सूबा? तो फिर भाई सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, महाजनपद कहा जाता था। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित हैं? बताइए कितने हैं। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी 8 महाजनपद वर्तमान के उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है ना। वो 8 की अगर हम चर्चा करें, अच्छा पहले आप ये समझिए कि जो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे वो थे कुरु, पंचाल, काशी, कौशल। ठीक है ना।
तो ये महत्वपूर्ण थे, इसके अतिरिक्त और भी थे, लेकिन ये आपके कुरु, पंचाल, काशी और कौशल ये महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जो 16 में से 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, विकल्प ख सही है आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणराज्य यानी जहाँ राजा का पद वंशानुगत न होकर प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता था, इनमें से कौन सा एक गणराज्य का उदाहरण है? मगध, अंग, वज्जी, कौशल, बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ख, अंग देश, सॉरी अंग देश नहीं, ध्यान रखिए, सॉरी बज्जी, विकल्प ग सही हो जाएगा, बज्जी, जिसे मल्ल कहा जाता है। ठीक है ना, बज्जी, विकल्प ग सही है आपका, करेक्ट कर लीजिएगा मेरे भाई, विकल्प ग सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सभी 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद बनकर कौन सा राज्य उभरा? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी मगध। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इस धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? अब आपको बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, ध्यान रखिएगा। अब आपका प्रश्न ये है कि अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, बताइए। जैन धर्म के विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। बताइए सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी महावीर स्वामी। अच्छा, यहीं अगर हम बात करें पार्श्वनाथ की, तो इनसे संबंधित ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के? 23वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 4 महाव्रत बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है ना। महावीर स्वामी जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ करके 5वां महाव्रत बताया था। वहीं बात करें अरिष्ट नेमि की, तो मेरे भाई इन्हें जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर माना जाता है, जिनका संबंध भगवान कृष्ण के समकालीन रूप में जोड़ा जाता है, आपको ध्यान रखना है। वहीं गौतम बुद्ध की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है ना, इनका जैन धर्म के तीर्थंकरों से कोई भी संबंध नहीं था, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए आगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 540 ईसा पूर्व माना जाता है। तो वैशाली के पास किस ग्राम में हुआ था, ये बताना है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास हुआ तो था, लेकिन किस ग्राम में हुआ था ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ख है, यानी कुंडक ग्राम। ठीक है ना, कुंडक ग्राम जो वैशाली में है, वैशाली बिहार में है। ठीक है ना। अच्छा, इसी स्थान पर ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। किस परिवार में? तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था इनका जन्म, कुंडक ग्राम जो वैशाली में है, वैशाली जो बिहार में है। ठीक है ना। अच्छा, वहीं लुम्बिनी की बात करें मेरे भाई, तो लुम्बिनी से आप ध्यान रखिएगा, यह नेपाल में स्थित है और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का यह पवित्र जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी है, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। वहीं अगर हम पावापुरी की बात करें तो पावापुरी से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है कि यह बिहार के नालंदा के पास स्थित है, जहाँ महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्यागा था, जिसे निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है ना, यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, शरीर त्याग दिए थे, पावापुरी जो नालंदा के बिहार में है। वहीं सारनाथ की बात करें तो मेरे भाई सारनाथ से याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है ना, यहीं से अपना उपदेश देने का कार्यक्रम शुरू किया, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 48 है और प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल और सुधोधन। बताइए सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ की तो यह महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है कि जिसने अपने लक्ष्य को पा लिया। ठीक है ना, उससे सिद्धार्थ कहते हैं। अच्छा, एक और नाम है वर्धमान। तो वर्धमान के बारे में अगर बात करें तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो होते हैं महावीर स्वामी, उनके बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है ना। राहुल की बात करें मेरे भाई तो राहुल महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम है। ठीक है, और सुधोधन कौन है? तो सुधोधन है मेरे भाई
बुद्ध के पिताजी का नाम, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, महात्मा बुद्ध को बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बताइए। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग, महात्मा बुद्ध को बोध गया में, जिसे वर्तमान में बिहार के गया जी के नाम से जाना जाता है, वहीं पे बोध गया में निरंजना नदी के तट पर मेरे भाई पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। और ज्ञान के प्राप्ति होने से इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, महात्मा बुद्ध। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, साल वृक्ष का इसका भी एक थोड़ा सा संबंध है, जान लीजिए। इस वृक्ष के नीचे जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किए थे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुआ? तो रिजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। ये बात आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मैं बताते चल रहा हूँ, आप बाकी पढ़ते चलिए, ध्यान देते चलिए। चलिए आगे बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? तो मेरे भाई आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें जो सही विकल्प होगा, आप जानते ही हैं, पढ़े भी हैं कि सारनाथ विकल्प ग सही हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बुद्ध जब घर से निकलते हैं तो इन्हें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। उन्होंने जब अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया मेरे भाई, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और वहीं जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। अगर हम बात करें कुशीनगर की मेरे भाई, तो कुशीनगर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, यानी इनकी मृत्यु यहीं हुई थी। श्रावस्ती की बात करें तो यह कौशल देश की राजधानी थी मेरे भाई, और महात्मा बुद्ध ने अपना बहुत अधिक तक जीवन यहीं बिताया, बहुत अधिक समय तक यहीं अपने उपदेश देते रहे। और सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मण शिष्यों को। और अगर बात करें कौशाम्बी की मेरे भाई, तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अभी मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी शरीर त्याग उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर हुआ था? तो वह कुशीनगर में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था? अब आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य वंश की स्थापना करता है तो घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब घनानंद किस वंश का शासक था, किस वंश का अंतिम शासक था, यही बात आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प है, आप बताइए कौन सा ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपके सामने ऑप्शन नंबर ग ठीक हो जाएगा, यानी नंद वंश। नंद वंश, ध्यान रखिए, नंद वंश का ही अंतिम क्रूर शासक था घनानंद, जिसे हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, हर्यक वंश की अगर हम बात करें तो थोड़ा इसके भी बारे में जान लीजिए। इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है ना। और यह मगध साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वंश था, ये भी ध्यान रखिएगा। शिशुनाग की अगर हम बात करें तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने हर्यक वंश को समाप्त करके की थी। ठीक है ना। हर्यक वंश के समाप्त करने के बाद शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, जिसमें कालाशोक जैसा राजा हुआ, प्रतापी राजा था कालाशोक। ठीक है ना। नंद वंश आप जान ही गए कि घनानंद अंतिम शासक रहा। वहीं गुप्त वंश की बात करें तो यह मौर्य वंश के सदियों के बाद प्राचीन भारत का एक स्वर्ण युग स्थापित करने वाला राजवंश था, गुप्त वंश। ठीक है। तो आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे, जिसकी सहायता से उन्होंने एक विशाल सेना और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, तो वह कौटिल्य चाणक्य थे। आप सभी उनके बारे में जानते ही हैं। चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। ठीक है ना। अच्छा, अगर भद्रबाहु की बात करें तो यह जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य थे, जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। वहीं उपगुप्त की बात करें तो यह एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, जिन्हें सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सम्राट अशोक को किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी? तो यही थे
उपगुप्त, ध्यान रखिएगा। सिंहनाद की अगर हम बात करें, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस प्रसिद्ध राजदूत को भेजा था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? तो मेरे भाई सही विकल्प आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा मेगास्थनीज, विकल्प ख आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, उनको भी आप जान लीजिए ताकि ध्यान रहेगा। अगर हम बात करें फाहियान की, तो यह चीनी बौद्ध भिक्षु था जो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। कौन? फाहियान। एग्जाम में पूछा जाता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वहीं वैनसांग की अगर बात पूछे मेरे भाई, तो यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये भी एक चीनी यात्री था, प्रसिद्ध चीनी यात्री। अगर डाइमेकस की बात करें, तो यह सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के दरबार में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा जिसे इतिहास में अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख यानी बिंदुसार। ठीक है ना, बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जिसके नरसंहार को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया? तो कोई और युद्ध नहीं था मेरे भाई, वह कलिंग का युद्ध था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध था, ये आपको ध्यान रखना। वही तराइन की युद्ध की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य काल का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। वहीं अगर बात करें पानीपत के युद्ध की, तो ध्यान रखिएगा, यह युद्ध दिल्ली की गद्दी के लिए मुगल और अफगानों और मराठों के बीच लड़ा गया था, पानीपत का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर किस धर्म को अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार में लग गए? तो मेरे भाई वह कोई और धर्म नहीं था बल्कि वह बौद्ध धर्म था। ध्यान रखिएगा, विकल्प ख आपका सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर युद्ध त्याग दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में भेजा था? चलिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए और बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी श्रीलंका, सिंघल द्वीप। ठीक है ना, यहाँ अशोक के बच्चों ने बोधि वृक्ष की शाखा ले जाकर वहाँ के राजा तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, शिक्षा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान से लिया गया है? तो वह सारनाथ से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की? बताइए। तो यह कोई और नहीं था मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो बृहद्रथ हो जाएगा, विकल्प ग सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा कौन हुआ जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था? तो बताइए, शक संवत चलाने वाला राजा कौन हुआ? तो वह कोई और नहीं था बल्कि वह कनिष्क था, विकल्प ख सही है। ध्यान रखिएगा, यह कुषाण वंश का महानतम राजा था। ठीक है ना, किस वंश का? कुषाण वंश का, जिसने 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते ही शक संवत की शुरुआत की। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4वीं शताब्दी में स्थापित गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और पहला स्वतंत्र शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो ये आपको बताना है कि वह कौन था। तो मेरे भाई आइए ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा चंद्रगुप्त
प्रथम विकल्प ख सही हो जाएगा। अगर हम वहीं बात करें श्रीगुप्त की, तो इन्हें गुप्त वंश का आदि पुरुष या मूल संस्थापक माना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये छोटे सामंत राजा थे, ठीक है ना, बड़े नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जान लीजिए कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना। वहीं समुद्रगुप्त की बात करें मेरे भाई, तो यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जिसे अ, गुप्त साम्राज्य की सीमा को पूरी तरह भारत में फैलाया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस महान शासक को उसकी सैन्य विजयों के कारण इतिहास में वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? तो मेरे भाई वह कोई और नहीं बल्कि वह समुद्रगुप्त था। विकल्प ग सही है। समुद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा, अपनी अजेय युद्ध नीति के कारण उसे कोई हरा नहीं पाया, इसलिए भारत का नेपोलियन उसे कहा जाता है। वहीं बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त की अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य में सबसे अधिक शांति रही इनके शासनकाल में, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त ने किसकी स्थापना की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। थोड़ा लिखने में परेशानी हो रहा है, मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ चीज़ों को, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित वह कौन सा प्रसिद्ध अभिलेख है जिससे समुद्रगुप्त के जीवन और विजय अभियानों का विस्तृत जानकारी मिलता है? आपको ये बताना है कि समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि हुए, नाम था उनका हरिसेन, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि हरिसेन ने एक प्रसिद्ध अभिलेख लिखा है जिसमें समुद्रगुप्त के जीवन और विजय का वर्णन है। अब आपको बताना है कि वो प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। देखिए मेरे भाई, अगर सही विकल्प की बात करें तो विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, इस संस्कृत काव्य अभिलेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त के प्रमुख विजयों का वर्णन किया है। वहीं अगर हम बात करें जूनागढ़ अभिलेख की, तो यह गुजरात में स्थित है। शक राजा रुद्रदामन का प्रसिद्ध संस्कृत अभिलेख है यह, जिसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। सुदर्शन झील का वर्णन किस में है? तो मेरे भाई जूनागढ़ अभिलेख में। वहीं अगर हम बात करें ऐहोल अभिलेख की, तो ध्यान रखिएगा, यह कर्नाटक में स्थित है और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का ये लेख है, जिसमें हर्षवर्धन की हार का वर्णन है, ठीक है ना। हर्षवर्धन के हार का वर्णन किसमें है? ऐहोल अभिलेख में। वहीं मेहरौली की लौह स्तंभ की बात करें मेरे भाई, तो यह दिल्ली में स्थित एक जंग रहित लोहे का खंभा है, जिसे राजा चंद्र यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख इसमें है, ठीक है ना। मेरे भाई बहुत दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा, जिसमें किसका वर्णन है मेरे भाई? तो इसमें समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है। वहीं अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है, इसमें सुदर्शन झील का वर्णन है, राजा रुद्रदामन का प्रसिद्ध अभिलेख है यह। ऐहोल की बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित है, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, जिसमें हर्षवर्धन के हार का वर्णन है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गुप्त काल का वह कौन सा शासक था जिसने उज्जैन के शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और जिसके दरबार में नवरत्न कवि रहते थे? बताइए वो कौन था? तो मेरे भाई वह कोई और नहीं था, वह था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। विकल्प क सही है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, उन्होंने शकों का समूल नाश कर दिया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चांदी के सिक्के चलवाए, विक्रमादित्य की महान उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इन्हीं के दरबार में नवरत्न कवि रहते थे मेरे भाई, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण बात करें तो ध्यान रखिए कुमारगुप्त के बारे में, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, जिनके समय में गुप्तकालीन कला और कार्तिकीय पूजा का विशेष महत्व था। वहीं स्कंदगुप्त की बात करें तो इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, यानी मरम्मत करवाया था, और हूणों को हराया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रामगुप्त की अगर बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनसे कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के किस शासक ने करवाई थी? सवाल बहुत बेहतरीन है।
कि आपको बताना है बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने करवाई है मेरे भाई, तो यही आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई, तो विकल्प ख सही है, ठीक है ना। कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है, तो महेंद्रादित्य कहा जाता है। इन्होंने ही उच्च शिक्षा के लिए इस महान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की नींव रखी थी, किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने गुप्त संवत चलवाया। वहीं समुद्रगुप्त की बात करें तो कला और संगीत के महारथी थे, ठीक है ना। इनके सिक्कों पे बीड़ा बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल को कला, साहित्य और विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति के कारण स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या वर्धन काल, बताइए सही विकल्प क्या होगा। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प जो होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ कालिदास, आर्यभट्ट जैसे बहुत सारे विद्वान रहे, यह महान कला का समय था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त वंश के पतन के बाद 7वीं शताब्दी में स्थानेश्वर यानी हरियाणा और बाद में कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश को अपनी राजधानी बनाकर किस महान राजा ने वर्धन वंश का विस्तार किया। 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए सही विकल्प क्या होगा। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प की बात करें तो हो जाएगा हर्षवर्धन, विकल्प ग सही हो जाएगा आपका। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरोया और कन्नौज की राजनीति का एक भव्य केंद्र बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुलकेशिन द्वितीय, राजा हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का वर्णन किस प्रसिद्ध अभिलेख में मिलता है, बताइए। तो अगर हम बात करें किस प्रसिद्ध अभिलेख में, तो साथियों ऐहोल अभिलेख हो जाएगा, विकल्प क आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। और ऐहोल अभिलेख जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। इस लेख के रचयिता हैं रवि कीर्ति, जिसमें हर्ष की पराजय का सजीव वर्णन है, ये ध्यान रखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो यह उड़ीसा में स्थित है। बिना तिथि का अभिलेख कलिंग राज खारवेल के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। यह प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजय की है। भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। यह लेख स्कंद गुप्त द्वारा हूणों को पराजित करने की जानकारी देता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, जो अपने भव्य मंदिरों और शिक्षा के केंद्र के लिए जानी जाती थी, बताइए कौन सा विकल्प ठीक होगा। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ख, कांचीपुरम, ठीक है ना, कांची, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तंजौर की तो यह चोल राजवंश की मुख्य राजधानी थी, तंजौर। वहीं बात करें बदामी की तो मेरे भाई इसे वतापी भी कहा जाता है, जो पल्लवों का कट्टर प्रतिद्वंदी था और चालुक्य राजवंश की राजधानी थी यह बदामी। मदुरई की बात करें तो यहाँ प्राचीन पांड्य राजवंश की राजधानी थी और यहीं पे तमिल संगम हुआ करता था, तमिल संगमों का यह केंद्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाबलीपुरम के सुप्रसिद्ध रथ मंदिरों सप्तपैगोंडा का निर्माण पल्लव वंश के किस प्रतापी शासक ने करवाया था, बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई नरसिंहवर्मन प्रथम, विकल्प ख सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन्हें महामल्ल भी कहा जाता है। इन्होंने एकाश्म पत्थरों को काटकर इन रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। वहीं सिंह विष्णु की बात करें तो इन्हें पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ये एक महान वैष्णव धर्म अनुयायी थे। वहीं महेंद्र वर्मन की अगर हम बात करें तो यह एक महान लेखक और कवि थे, ठीक है ना। इनकी प्रसिद्ध हास्य एक ग्रंथ है मत्तविलास प्रहसन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वतापी बदामी के चालुक्य वंश का वह सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था, बताइए। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, आपको बताना है।
देखिए तो सही बात करें अगर सही विकल्प की तो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क, दंती दुर्ग मान्यखेट। दंती दुर्ग मान्यखेट, उन्होंने 752 ईस्वी में चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य स्थापित किया और मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। कौन? दंती दुर्ग। ठीक है ना। वहीं कृष्ण प्रथम की बात करें तो कृष्ण प्रथम और एलोरा की, तो यह दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने एलोरा के विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एलोरा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, जो कि एक ही पूरी चट्टान को काटकर बनाया गया है, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृष्ण प्रथम, विकल्प ख सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ख विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, नौसैनिक और स्थानीय स्वशासन के लिए प्राचीन भारत का कौन सा राजवंश इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है? बताइए। तो वह सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, चोल वंश। ठीक है ना, चोल वंश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, चोल वंश का वह कौन सा महान शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, राजराज प्रथम, विकल्प ख सही हो जाएगा। राजराज प्रथम ने ही उत्तरी श्रीलंका को जीता और भगवान शिव को समर्पित यूनेस्को धरोहर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं विजयालय की बात करें तो ध्यान रखिएगा, 9वीं शताब्दी में पल्लवों के सामंत के रूप में उठकर स्वतंत्र चोल राजवंश की पुनर्स्थापना की थी। अगर राजेंद्र प्रथम की बात करें मेरे भाई, तो यह एक राज के पुत्र थे जिन्होंने पूरे श्रीलंका को जीता और गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब निवासी था, उसने 712 ईस्वी में सिंध के किस राजा को पराजित किया था? देखिए इस वीडियो को हम यहीं अपलोड कर रहे हैं। हमने सोचा है कि इसको 3 घंटा में ना करके इसको 2 पार्ट में हम इस वीडियो को डालते हैं। एक इस समय डाल देते हैं, एक शाम को डाल देते हैं। आज आपका हिस्ट्री 6, 7, 8 का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज वीडियो यहीं रोकते हैं। क्लास 6 तक वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, कक्षा 6 हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब 7 और 8 का बाकी है जो महत्वपूर्ण है, इसको हम जल्द अपलोड कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, फिलहाल आप ये पढ़िए, देखिए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।